हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जो सीबीएसई द्वारा क्लास 12th का 2026 और 27 के लिए सिलेबस जनरेट किया गया है, आज हम लोग उसी सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 12th में 26 और 27 के लिए सिलेबस क्रिएट किया गया है सीबीएसई द्वारा, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और हर एक पॉइंट को समझेंगे। क्योंकि अगर सबसे पहले आपने सिलेबस को एनालिसिस कर लिया, सिलेबस को जान लिया, सिलेबस को समझ लिया, तो आपके लिए कई सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग सिलेबस को बहुत ध्यान से एनालिसिस करें और हर टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, जिससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो खास तौर पे, विशेष तौर पे इन सिलेबस को एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा सारे लोग। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई द्वारा जो सिलेबस जनरेट हुआ है क्लास 12 का, हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारा सीबीएसई क्लास 12 का है। किसका है? सीबीएसई क्लास 12। ठीक है, अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें आपकी जो केमिस्ट्री है क्लास 12 की, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। ठीक, पहला पार्ट हमारा फिजिकल। कौन सा पार्ट है? फिजिकल, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री देखेंगे। अगर हम लोग ओवरऑल एनालिसिस करें फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री जो क्लास 12 में 3 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के। पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। कौन कौन सा? पहला हमारा है सॉल्यूशन, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा है मेरा केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? ठीक है। अगर हम लोग मार्किंग की बात करें, या कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, सॉल्यूशन हमारा 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी 9 मार्क्स की है। और अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स हमारा 7 मार्क्स का है। ठीक है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री हमारी क्लास 12 में 23 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आएगी? 23 मार्क्स की। ठीक है, तो अभी ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखें। क्लास 12 में केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट समझा फिजिकल का, समझ रहे हैं। किसका समझ रहे हैं? फिजिकल का। तो पहला चैप्टर हमारा सॉल्यूशन। कौन सा है? सॉल्यूशन। अब हम लोग ये देखेंगे सॉल्यूशंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमारा है एक्सपेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमारा फॉर्म हो रहा है उसमें जो कौन कौन सी कंसंट्रेशन यूज हो रही हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन, क्योंकि आप लैब में जाएंगे, लैब में विदाउट कंसंट्रेशन के आप लैब वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हमारा हो गया एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा टॉपिक है सॉल्वेबिलिटी। ये आपको बहुत ज़्यादा, इसी में एक रूल, इसी में एक नियम आज आपको मिलेगा, हेनरीज लॉ। क्या मिलेगा? हेनरीज लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है ना, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस पर तो आप 100% टिक मार लो, क्योंकि 2027 में इससे क्वेश्चंस आते ही है, और हर साल या हर बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक टॉपिक इसी में है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, या डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसका मॉलिक्यूलर मास। फिर इसी में एक लास्ट टॉपिक है अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या? अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जो सीबीएसई द्वारा सिलेबस जनरेट किया गया है वो है अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। में ही एक हमारा टॉपिक आ जाता है वांट ऑफ फैक्टर। क्या जाता है? वांट ऑफ फैक्टर। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस कीजिएगा, तब आप आगे स्टेप बाय स्टेप उसको कंटिन्यू कीजिए। सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला ही टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या मेरा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, सेकेंड टॉपिक गैल्वेनिक सेल। थर्ड टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में है, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ये विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखना। फिर इसी में एक आ जाता है बैटरीज। क्या आ जाता है हमारा? बैटरीज। बैटरीज आपसे क्वेश्चन 100% एक बैटरी का आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल का।
इन तीनों में से किसी ना किसी टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। फिर फ्यूल सेल है मेरा, है ना, और फिर मेरा क्या है, करोजन। क्या है, करोजन। तो अगर इस चैप्टर की बात करें, सोल्यूशन हमारा 7 मार्क्स का आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी 9 मार्क्स की आ रही है। कितने मार्क्स की आ रही है, 9 मार्क्स की। अगर हम लोग बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, किसकी बात करें, केमिकल काइनेटिक्स की, केमिकल काइनेटिक्स हमारा 7 मार्क्स का है। अब लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप इसको बेसिस तौर पे ध्यान रखें, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर फैक्टर रिफ्रेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि फैक्टर का रेट ऑफ रिएक्शंस क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन, जो इसमें इक्वेशन हमारी हैं केमिकल काइनेटिक्स में, एक हमारा जीरोथ लॉ है, एक जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन दोनों की इंटीग्रेटिंग इक्वेशन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, भाई साहब बहुत विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना टेम्परेचर डिपेंडेंस में। फिर इसी में आ जाती कॉलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या है मेरे पास, कॉलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि केमिकल रिएक्शन से मॉलिक्यूल का आपस में कॉलिजन होता है। ठीक, जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसमें उसकी थ्योरी को हमें एनालिसिस करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में क्या कॉलिजन थ्योरी से क्वेश्चन आता है। ये हमारे 3 चैप्टर दिए गए फिजिकल केमिस्ट्री के। किसके दिए गए, फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 12th में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 23 में 23 मार्क्स आते हैं। ठीक, लाए जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के आए हुए भी है। अगर आप बाय मिस्टेक आप कहीं गलती करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1-2 मार्क्स की इधर उधर थ्योरी पोर्शन में जो पार्ट होगा वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एरर कर देता, वरना कोई डर की गुंजाइश नहीं होती। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला जो हमारा पार्ट आता है वो हमारा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 पार्ट है क्लास 12th में। पहला में दिया गया डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरा में दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या दिया गया हमको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर दोनों चैप्टर में अगर हम लोग स्कोरिंग की बात करें, मार्क्स कितने मार्क्स के आते हैं, पहला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हमारा कितने मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, वो भी हमारा कितने मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स का। अगर टोटल हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी आती है टोटल 14 मार्क्स की। कितनी मार्क्स की आती है, 14 मार्क्स की। 14 में 14 लाए जाते हैं, आते भी है। हाँ, अगर कहीं मार्क्स कटिंग होती है, ठीक, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एरर की वजह से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता सही चीज़ों को। ठीक, डी ब्लॉक में अगर बात करें, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, तो जो पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें हमारे 118 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें पोजीशन, एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है ये इसमें पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपसे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ देता है, या स्पेसिफिक किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ देंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो सब आपसे पूछा सकता है। जो पीरियोडिक टेबल में जो जनरल प्रॉपर्टी होती है वो डी ब्लॉक के भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, उनमें से किसी की पूछी जा सकती है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक आता है, अगला है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो। पहला डी ब्लॉक, जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसमें। अगर हम लोग बात करें इन दोनों कंपाउंड की, एक कंपाउंड है हमारे में KMnO4, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड दिया गया K2Cr2O7। ये 2 कंपाउंड दिए गए हैं, सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये 2 कंपाउंड दिए गए। इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन 100% आता है, रिएक्शंस को बैलेंस करना। अगला लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। अब देख लो, लैंथेनाइट एफ ब्लॉक, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट एफ ब्लॉक में है। किसमें, एफ ब्लॉक में। इसमें भी हमारे 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी हमारे 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो इस दोनों के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक, फिर एप्लीकेशंस डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन डी और एफ ब्लॉक चैप्टर है वो थ्योरेटिकल बेस है। ठीक है, अब कई सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको रिटन पोर्शन में माइंड में सेट कर लेना, कैसे लिखे जाएंगे, क्या मेथड होगा उसका। ठीक, अगर आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा आसान लगेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले जो थ्योरी दी गई है बर्नर थ्योरी। क्या दी गई है? बर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर दिया गया सम डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म पेनिट्रेटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग लिखते हैं उसमें कुछ छोटी छोटी टर्मोलॉजी हमारी यूज होती है, विदाउट अगर हम वो टर्मोलॉजी अगर यूज नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलत कर लेंगे। ठीक है, वो टर्मोलॉजी यूज होती है तो उसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको बताई जाती हैं। फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइसोमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर भी है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है? ये है बॉन्डिंग ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, इंपॉर्टेंट एट एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चीजें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन। अगला हमारा क्या है? अब हमारा आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टफ लगने वाली चीजें, जहां से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टफ लगता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इसी का होता है हमारे में। अगर हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक का, किसकी बात करें हम लोग यहाँ पे? ऑर्गेनिक में टोटल हमारे 5 चैप्टर दिए गए। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीज, दूसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तीसरा चैप्टर क्या है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और जो हमारा चौथा चैप्टर है वो हमारा अमाइंस है, और जो पांचवा चैप्टर है वो हमारा क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। कौन सा है? बायोमोलिक्यूल्स। ये 5 चैप्टर हमारे सिलेबस में है क्लास 12th में। अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, बायोमोलिक्यूल्स हमारी 7 मार्क्स की है और अमाइंस हमारा कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। अगर हम लोग बात करें हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, हमारे कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की। एल्कोहल फिनोल ईथर हमारे कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स की। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कितना? सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स है 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? हमारा 8 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल देखेंगे, टोटल ऑर्गेनिक हमारी हो जाएगी 33 मार्क्स की। कितने मार्क्स की हो जाएगी हमारी? 33 मार्क्स की। ठीक, ये हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी पोर्शन। अब देखो, जो हम लोग फिजिकल देखेंगे, फिजिकल हमारी कितने की थी? 23 की, है ना। इनऑर्गेनिक हमारी कितने की थी? 14 मार्क्स की। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक हमारी कितनी हो जाएगी? 33 मार्क्स की, है ना। ऐड करेंगे 4 3 7 3 10 0, है ना, 2 3 3 6 और 17। कितने मार्क्स हो गए टोटल? 17 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गई? 17 मार्क्स की। अब देखो, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर बता रहा है, फर्स्ट चैप्टर हमसे क्या कह रहा है? ये देखो, हेलो एल्केन हेलो एरीन से मेरा फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इस तौर विशेष तौर पे आप लोग इसको अपने माइंड में सेट कर लें। जो हेलो एल्केन हेलो एरीन का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर हमारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। क्या? कार्बन और हैलोजन बॉन्ड्स के बीच में रिलेशन क्वेश्चन। फिर प्रिपरेशन है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन हमारी। ठीक, दोनों की प्रिपरेशन है, एल्केन की भी और हेलो एरीन्स की भी। ठीक है, अब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, फिजिकल और केमिकल। अगर फिजिकल केमिकल देखेंगे, दोनों प्रॉपर्टी, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन भी है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी है, और फिर इसमें पॉलीहाइड्रो हैलोजन कंपाउंड्स भी है। क्या है? पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। ठीक, जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन आइटम हमारे यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर। कौन सा है अगला? एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक, अब देखो क्लासिफिकेशन इसका भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर यहाँ बात होती है IUPAC नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम से। स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के साथ स्ट्रक्चर्स, हम लोग इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर एल्कोहल की प्रिपरेशन, एल्कोहल की प्रिपरेशन है, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज है, केमिकल है, फिजिकल है। ठीक है, फिनोल की प्रिपरेशन है, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर लिखा है सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स। ठीक, आपके में कुछ इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल हो गया, है ना, इथाइल अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल है, उनकी प्रिपरेशन कभी कभी पूछ देते हैं। फिर ईथर है। क्या है मेरे पास? ईथर एक ऐसा टॉपिक है, ईथर से क्वेश्चंस आते हैं, तो विशेष तौर पे आप ध्यान रखें, ये क्लास 12 का CBSE का सिलेबस है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन, ये जो चैप्टर दिया गया है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक के पर्पज से सबसे ज्यादा रिएक्शन इसी में है, और 3 टॉपिक से मिलकर बना है। एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, और ईथर है। ईथर की जगह यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्या होगा मेरा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, वो ईथर बाय मिस्टेक हो गया होगा। तो आप समझो, इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी नॉमेनक्लेचर देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, एल्डिहाइड की अलग प्रिपरेशन, कीटोन की अलग प्रिपरेशन, फिर वो रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों फॉर्मेशन होता हो, ठीक, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कुछ नेम रिएक्शंस हैं इस वाले चैप्टर में, जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, इसमें नेम रिएक्शंस हमारे हैं, क्या है, नेम रिएक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो विशेष तौर पर इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, वो आपको विशेष तौर पे पढ़नी है। अगला पार्ट हमारा क्या है, अगला चैप्टर है अमाइंस। क्या है मेरे पास, अमाइंस। अगला जो चैप्टर हमारा अमाइंस है, अमाइंस क्या कह रहा है, देखो अमाइंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस हो गया, इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसी में कंपाउंड आता है डाईएजोनियम सॉल्ट, लिखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट, इंपॉर्टेंट है, हर लेवल में इससे क्वेश्चन आ जाता है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड कोई फॉर्मेशन होगा तो इस सब्सटेंस से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट डाईएजोनियम सॉल्ट सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे इसको ध्यान रखें। अब जो लास्ट चैप्टर है, वो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है आपको बायो में भी मिलेगा, आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा। केमिस्ट्री है तो बायो केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे इसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, क्या नाम है, बायोमोलिक्यूल्स। आज इस चैप्टर की सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, कार्बो इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स भी है, एंजाइम्स भी है, विटामिन्स भी है ना, और न्यूक्लिक एसिड्स भी है और हार्मोन्स भी हैं। ये सारे टॉपिक हम लोग किसमें पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में। किससे पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक में। किसमें पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में। ये है मेरा पूरा सिलेबस। ठीक है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, कुछ चीज़ें टर्म और पॉलिसी के लिए और इंक्लूड की हैं। जैसे आप लोग अगर सीबीएसई का सिलेबस सीबीएसई की साइट पर जाके डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ ये चीज़ें और हमें विशेष तौर पर दी गई हैं। एक नोट दिया गया, उसमें नीचे लिखा है द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूड इन द सिलेबस बट विल बी द असाइन ओनली द फॉर्मेटिवली रेनफोर्स अंडरस्टैंडिंग द विदाउट एडिंग अदर समेटिव असेसमेंट। दिस इज रिड्यूस for the academic stress, है ना, while ensuring the meaningful learning. Schools cannot be integrated these with the extended chapters or these are aligned with the relative NCERT textual and material of the inclusive reference. ठीक, 3 चैप्टर दिए गए, 4। पहला चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, कौन सा मेरा, सरफेस केमिस्ट्री, अच्छा चैप्टर है, ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। दूसरे चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे जमीन से निकाला जाता है, ऐसे समझो, उसकी प्यूरिफिकेशन क्या है, वो सारा पढ़ेंगे। फिर एक है पॉलीमर, क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर मतलब जैसे हम लोग प्लास्टिक से देखते हैं, हम लोग पॉलीमर, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, को पॉलीमर, होमोपॉलीमर, वो सब लो इसमें। ठीक, फिर एक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी चैप्टर है इसमें। इसमें थोड़ा आपको ड्रग्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सिलेबस जो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 12th का स्टूडेंट है वो पूरे सिलेबस को बहुत ध्यान से एनालिसिस कर ले, क्योंकि सिलेबस जो दिया गया, जब तक सिलेबस आपके माइंड में सेट नहीं है, ठीक है, जब तक सिलेबस आपके माइंड में सेट नहीं है तब तक आपको कई सारी चीज़ें ऊपर से निकलेंगी, आपको समझ और नहीं आएंगी। पेशेंस रख के सिलेबस पहले पूरा एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन पेपर, थ्योरी सब सॉल्व कीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।